ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो जैसे कि पिछले कुछ पेपर्स में अपन ने देखा है, डायरेक्ट एक प्रॉब्लम अपन को इस तरह से नज़र आ रही है। 3D में दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। अगेन दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो सिंपल सा एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसको अपन बोल सकते हैं। तो एक सीधा सीधा सिंपल सा प्रोसेस है। फर्स्ट लाइन पे आपको एक पॉइंट इजीली मिल जाता है। लेट्स इसको नाम दे देते हैं ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए आर 6 3 0। सो 6 3 0। सिमिलरली सेकेंड लाइन पे अपन एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ पे 7 माइनस एक्स अपॉन 2 लिखा है, इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 7 अपॉन माइनस 2। सो नेक्स्ट सेकेंड लाइन पर अगर अपन को एक पॉइंट लेट करना है, उसको नाम दे देते हैं c। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x माइनस 7 से 7, y कोऑर्डिनेट इज 6, z कोऑर्डिनेट इज 2। सो ये दो पॉइंट्स अपन को इजीली मिल जाते हैं गिवन लाइन की इक्वेशन से ही। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ए सी वैक्टर लिखते हैं इजीली। ए सी वैक्टर क्या मिलेगा, 7 माइनस 6 1, दैट मीन्स आई कैप, और 6 माइनस 3 इज 3 जी कैप, और 2 माइनस 0 इज 2 के कैप। सो दिस इज ए सी वैक्टर, राइट। नाउ लाइन की इक्वेशन से हमें और क्या मिल जाता है, लाइंस के पैरेलल वेक्टर मिल जाता है। सो लेट्स से फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर अपन लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है 7 4, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1। सो डायरेक्शन रेशियोज के अकॉर्डिंग अपन वेक्टर लिखेंगे तो 7i प्लस 4j प्लस k। तो ये फर्स्ट लाइन के पैरेलल एक वेक्टर अपन ने लिखा, बी वेक्टर नाम दे दिए। सिमिलरली सेकेंड लाइन के पैरेलल एक वेक्टर अपन लिख देते हैं, उसको नाम देते हैं डी वेक्टर। सो डी वेक्टर क्या होगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के -2, इधर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 1। सो -2 1 1, दैट मीन्स -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब एक सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने का। ए सी वैक्टर अपने पास है, बी वेक्टर अपने पास है, डी वेक्टर अपने पास है, तो हम डायरेक्टली शॉर्टेज डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता रहता है सबको, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं डिटर्मिनेंट में। ये आ जाएगा ए सी के कंपोनेंट्स यानी कि 1 3 2, बी वेक्टर के आ जाएंगे 1 4 के, के मीन्स सॉरी इट इज़ 1 1 4 1, इसके लिए आ जाएगा -2 1 1 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। सो बी क्रॉस डी की वैल्यू हम अलग से फाइंड आउट करके यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में देख लेते हैं क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर 4 - 1 3, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 + 2 3 × 3 9 -9, 1 + 8 9 × 2 18, और डिनोमिनेटर में b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड। नाउ ये अपन को मिल रहा है 18 - 9 + 3 12 बाय मॉड ऑफ b क्रॉस d। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, b क्रॉस d फाइंड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। b क्रॉस d इजीली फाइंड कर लेंगे, i j k। b और d के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास 7 4 1। ओके, यहाँ हमने शायद मिस्टेक कर दी, एक मिनट। यहाँ पे आएगा b के लिए 7 4 1, then -2 1 1। Now it is correct. So 4 - 1 is 3. Now -3 7 + 2 9, 9 × 3 27. So it is -27. Okay. Now 7 + 8 15. 7 + 8 15 × 2 30. So this is 30 in place of 18. So now this is coming out to be 3 + 3 6 upon mod of b क्रॉस d। For b क्रॉस d हमने साइड में लिख लिया, b क्रॉस d के लिए 7 4 1 -2 1 1। So b क्रॉस d will be equal to 4 - 1 3 i कैप, और माइनस j के साथ 7 + 2 9 j कैप, एंड k के साथ आ जाएगा 7 + 8 15 k कैप। So what will be the magnitude of this vector b cross d? 3 is common, we can easily write this, I cap minus 3j cap plus 5 k cap. So magnitude of b cross d will be 3 times square root of 25 plus 9 plus 1, that means 35.
So 3 root 35 it is 6 upon 3 square root of 35. So this is 2 upon root of 35. So final answer is 2 upon root of 35, that means second option. Okay. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 11 पावर 1011 को प्लस 1011 पावर 11 को अगर अपन 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। सो इसमें क्योंकि हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम इसको 9 के आसपास कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, 9 और उसके मल्टीपल के पास। सो 11 में तो इजीली आपको नज़र आ रहा है, 11 को आप लिख दोगे 9 + 2 की पावर 1011 प्लस 1011। ये आप चेक कर सकते हैं इजीली कि 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, और नहीं है तो कितना रिमाइंडर मिल रहा है। सो वी कैन चेक इजीली कि अगर इसको 9 से डिवाइड किया जाए 1011 को तो हमें क्या मिलेगा, 121, रिमाइंडर आएगा 3। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1008 + 3 पावर 11. So this is divisible by 9, 1008. So it can be written like 9 lambda, right? So इसके लिए अगर अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते तो हमें पता है इसमें खाली लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें 9 और उसकी हायर पावर्स आएंगी तो वो सब डिविजिबल होंगी। सो दिस इज इक्वल टू 9k1 प्लस लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन विल बी 2 to the power 1011, राइट। नाउ प्लस दिस इज ऑल्सो, इसमें लास्ट टर्म को अगर अपन छोड़ दें उससे बाकी सारी टर्म्स में आपको ये 1008 नज़र आएगा जो कि 9 से डिविजिबल है। दिस इज लाइक 9 लैम्डा। सो वो 1008 और उसकी हायर पावर जहाँ कहीं भी आएंगी वो 9 से डिविजिबल रहेगा। सो लास्ट में आपको क्या नज़र आएगा, 9k2 के साथ बाकी सारी टर्म्स मिलकर 9 का मल्टीपल बना देंगी, प्लस लास्ट में एक टर्म बचेगी 3 पावर 11 करके। नाउ ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, ये 3 पावर 11, 3 पावर 11 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 9 और 3 स्क्वायर मीन्स 9। सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सो द ओनली टर्म that we are getting is 2 to the power 1011. So since we have to write the remainder, let's say the remainder is now 2 to the power 1011 because all other three terms are divisible by 9. So 2 power 1011 इसको अपन वापस 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना चाह रहे हैं। सो इसको हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि 2 की पावर में आ गया है, इसको अपन 8 में कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली। 1011 को आप ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 to the power 1008। दैट मीन्स हम इसको लिख लेते हैं इसी तरह से 2 to the power 9 lambda plus 3. So this is 8, right, into 2 to the power 9 lambda, right, और इसको हम लिख पाएंगे 8 multiplied by 2 power 3 lambda, that means 8 multiplied by 8 power 3 lambda, 8 power 3 lambda means 9 minus 1 power 3 lambda. We can write the value of this 3 lambda. Lambda means 9 lambda means 1008, 1008 को आपने 3 स्प्लिट करके क्या लिख दिया, 3 से डिवाइड करके इसको इजीली लिख पाएंगे 336. So this is 336, 3 lambda means 336, एक इवन नंबर है। और इसमें जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म्स है सेम लॉजिक, बाकी सब टर्म्स में आपको 9 और उसकी हायर पावर्स मिलेगी। सो रिमाइंडर में ओनली लास्ट टर्म बचेगी, वो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको 8 से, तो लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू 8 multiplied by the last term minus 1 power 336 minus 1 power 336. Now this is equal to plus 8. Now this is the final remainder when this whole term is divided by 9. Answer is 8. Okay. Okay. Let's move on to the question number 9. ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रोडक्ट सीरीज दी हुई है अपन को, लेकिन साइन में दी हुई है। हमें प्रोडक्ट सीरीज़ पता है, डायरेक्ट फार्मूला हमें पता है कॉस की प्रोडक्ट सीरीज़ के लिए। तो फिलहाल क्योंकि ये साइन में है तो हम एक काम सबसे पहले यही करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं।
साइन पाई बाय 22, इसको आप कन्वर्ट कर पाओगे इजीली पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 22 करके। सो ये आप इजीली अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज़ करोगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 22, सो ये आ जाएगा 10 पाई बाय 22। 10 पाई बाय 22 मीन्स 5 पाई बाय 11। नाउ दिस इज कॉस 3 पाई बाय 22 को आप लिखोगे कॉस में पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 22, एंड ये आपको मिल जाएगा 8 पाई बाय 22, दैट मीन्स 4 पाई बाय 11। सिमिलरली अब हर एक टर्म को जब इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा कॉस में 3 पाई बाय 11, ये मिलेगा कॉस में 2 पाई बाय 11, और लास्ट आपको मिल जाएगा कॉस में ही पाई बाय 11। सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है अलाइड एंगल्स का, साइन को कॉस में इजीली कन्वर्ट करके हमने लिख दिया। नाउ 2 एज इट इज़, कॉस पाई बाय 11 एज इट इज लिखते हैं स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला जो होता है प्रोडक्ट सीरीज का कॉस थीटा देन कॉस 2 थीटा देन कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन चलता है। तो स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाय 11 से स्टार्ट किया, साथ में उसका डबल नज़र आ रहा है 2 पाई बाय 11, वो लिख देते हैं। फिर अगेन 2 का मल्टीपल आ गया, 4 पाई बाय 11 आ गया, ये ठीक है ना। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉस 3 पाई बाय 11 है और कॉस 5 पाई बाय 11 है। कॉस 3 पाई बाय 11 को हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 11, लेकिन हमें पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा 11 माइनस 3 8 पाई बाय 11 बन जाएगा। तो एक सीरीज कंप्लीट होती जा रही है, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी वजह से। सो लेट्स सी उस माइनस को कैसे बैलेंस करते हैं। अभी तो एज इट इज अपन ने लिख दिया। सिमिलरली क्या है, कॉस 5 पाई बाय 11 को भी हम इसी तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे, उसको हम लिख देते हैं पाई प्लस 5 पाई बाय 11। अब अपन को ये भी पता है कॉस पाई प्लस थीटा इज अगेन इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो एक माइनस इसका भी आएगा, एक माइनस इसका भी आएगा, दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, सब कुछ बैलेंस्ड है। और ये क्या बन जाएगा 11 प्लस 5 16 पाई बाय 11, तो 8 के बाद 16 भी आ गया, तो पूरी सीरीज कंप्लीट हो रही है। सो डायरेक्ट बस अपन को बस फॉर्मूला अप्लाई करना बाकी रह जाएगा। ये बन गया है पूरी कॉस की प्रोडक्ट सीरीज एज इट इज 1 2 4, 4 के बाद ये आ गया 8 और उसके बाद आ गया 16। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट सीरीज है, इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। द फॉर्मूला इज व्हाट, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। एन टर्म्स के लिए जो होता है वो होता है साइन 2 पावर n, n means number of terms in this product series is 5, so 2 power 5 into theta. Now theta is what, the smallest angle in the series, now that is pi by 11, so this is pi by 11 upon 2 power n, that means 2 power 5 into sin theta. Theta means smallest angle again, pi by 11. So what remains is 2 by 2 power 5, that means 1 upon 2 power 4, that means 1 by 16. In numerator it is sin 32 pi by 11. 32 pi by 11 can also be written like 3 pi minus pi by 11, right? In denominator it is sin pi by 11. Now again sin 3 pi minus pi by 11, again sin 3 pi minus theta, that is also equal to sin theta. So what we will get is again sin theta, that means sin pi by 11, it is also present in the denominator, so this will get cancelled off, and what we will get is 1 by 16 as our answer, option number 4. Okay, so again a formula based question, right? Okay, so next question number 10 पे आते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, if the slope of tangent to a curve y equal to fx at a point x comma y is directly proportional to minus y by x, and the curve passes through these 2 points 2 comma 1 and 8 comma 2, then the value of f of 1 by 8, that means value of y at x equal to 1 by 8 is. So what will हम क्या लिखें इसमें, स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दैट मीन्स dy by dx is the slope of tangent at a point x comma y, it is proportional to minus y by x, so that means it is equal to minus k y by x, k is the proportionality constant. so यहाँ से हमें k की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, उसके लिए अपन को 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सो उसके लिए अपन सबसे पहले तो क्या करें,
क्योंकि हमें कर्व की इक्वेशन भी चाहिए, उसके बाद हमें f ऑफ 1/8 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, dy अपॉन y इक्वल्स टू माइनस k अपॉन x dx. Now integrating both sides here, so what we'll get is ln x equal to minus k, sorry, ln y it is on left hand side, ln y equals to minus k 1 upon x के लिए हो जाएगा ln x प्लस कांस्टेंट पार्ट को हम ln c लिख देते हैं, x और y के टर्म्स को सेम साइड में लेके आएंगे तो ln y प्लस k times ln 6 equals to ln c. So what we'll get is k को हम एक काम करते हैं x की पावर में ले जाते हैं, तो इसको अगर अपन वहाँ पावर में ले जाके लिखें तो x पावर k हो जाएगा, ये बन जाएगा ln y इंटू एक्स पावर k इक्वल टू ln c. So we'll get y into x power k equals to c. So this is the equation of curve. बट हमें c भी फाइंड करना है और k भी फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसमें फर्स्ट पॉइंट पुट कर देते हैं 2,1. जब 2,1 इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन कैसी नज़र आएगी, y की जगह 1, x की जगह 2, सो विल गेट 2 टू द पावर k इक्वल टू c. एक रिलेशन हमें मिल गया c और k में. एंड सिमिलरली सेकेंड पॉइंट 8,2 के लिए अगर अपन यही काम करें, y की जगह 2, x की जगह 8, so 2 into 8 power k equal to c. Now we have to find both c and k, so let's just write c equals to 2 power k here. So what we'll get is 2 into 2 power k, 2 into 8 power k, 8 power k means 2 power 3k, so it is 2 power 3k into 2, that means 2 power 3k plus 1, right? On left hand side it is 2 power 3k plus 1. On right hand side it is c means 2 power k. So by comparing the powers on both sides, since the base is same, so we'll get the value of, so we'll get the value of 3k plus 1 is equal to k, that means 2k equals to minus 1, k equals to minus 1 by 2. Now since k equals to minus 1 by 2, so c is equal to 2 power minus 1 by 2, 2 power minus 1 by 2 means 1 by root 2. So c is 1 by root 2, k is minus 1 by 2. So the equation of curve is y into x power k, x power k, k means minus half, so it is 1 by root x again equal to c means 1 by root 2. So we are getting y equals to root of x upon root 2, that means root of x by 2. Since we have to find the value of y at x equals to 1 by 8, so let's just put the value of x as 1 by 8, so then we will get the corresponding value of y, that means f of 1 by 8. So we will get y equals to square root of 1 by 8 into 2, that means 1 by 16, that means it is equal to 1 by 4. So this is the 1 by 4 is the final answer. You can see it in second option. Let's move on to the next question, number 11, again based on statistics. What is given in this question is, if the mean deviation about the median of observations 3, 5, 7, 2k, 12, 15, 21, 27, 8 observations are given with one unknown, that is 2k, and that also in ascending order. ये जितने भी एलिमेंट्स गिवन है सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, और वैसे भी हमें पता है मीडियन की जब जरूरत पड़ती है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, वो ऑलरेडी गिवन है. नाउ मीन डेविएशन आगे दिया हुआ है ऑलरेडी अपन को 6, वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस. वी नो कि यहाँ पे 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में. सो मीडियन क्या होता है, जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. सो इसमें क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सो वी कैन इजीली राइट median of these 8 observations will be equal to the mid value, that will be equals to the average of the middle 2 terms, that means 2k and 12. So this is will be equal to k plus 6. So median is equal to k plus 6. Now we just need to find the value of k, since we have to find the median, so we just need to find the value of k. So for that
we have the mean deviation about the median. We know the formula for this mean deviation about median. So let's say median is m, capital M. So this is xi minus m summation I from 1 to 8. We have 8 observations, median is m, that is k plus 6. Now divide by n means number of observations, that is 8. So अब इसमें हमें पता है कि यहाँ पे मीडियन जो है वो मिड वैल्यू है, दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मीडियन जो है k प्लस 6 वो 2k और 12 के बीच में है. सो क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और मॉड भी हटाना है पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए. सो हम डायरेक्ट वे वैल्यू पुट कर रहे हैं, x1 मीन्स 3. सो डायरेक्ट हम पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हैं मॉड के साथ. सो वो k प्लस 6 जो कि मीडियन है, k प्लस 6 माइनस 3 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, दैट इज k प्लस 6 माइनस 3 इज k प्लस 3 प्लस नेक्स्ट आपको मिलेगा k प्लस 6 माइनस 5, दैट इज विल बी इक्वल टू k प्लस 1. नाउ k प्लस 6 माइनस 7 इज k माइनस 1. नाउ k प्लस 6 माइनस 2k ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये मिलेगा आपकी बार k प्लस 6 माइनस 2k, दैट इज 6 माइनस k. नाउ अब बाकी जो लास्ट 4 वैल्यूज हैं वो k प्लस 6 से बड़ी है, तो अब अपन को डिफरेंस लेना है, तो अपन k प्लस 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग 4 वैल्यूज में से. सो 12 माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस k प्लस 15 माइनस k प्लस 6 इज 9 माइनस k प्लस 21 माइनस k प्लस 6 इज 15 माइनस k and 27 minus k plus 6 is 21 plus minus k. So this is the summation of xi minus m, right, divided by number of observation means 8. In numerator what we will get is k 3 times plus में है, 5 times minus में है, तो we will get minus 2k और बाकी ऐड कर लेते हैं 3 plus 1 minus 1 cancel, 6 6 12 plus 3 15 24 39 60. So this is 60 minus 2k upon 8. Now mean deviation question में given है अपन को 6, so it is equal to 6. Now from here we will get the value of k as, you can easily find this value of k as 48. 60 minus 48 is 12, 12 by 2 is 6. Now value of k is coming out to be 6, and then we can easily find the median as k plus 6, that means 6 plus 6, that is equal to 12. 12 is the median. Okay. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. इसमें एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, A एलिमेंट्स 1 A 0 1 B 0 0 1, और साथ में अपन को दिया हुआ a पावर n. n इज़ अ नेचुरल नंबर इन दिस केस, नेचुरल नंबर सॉरी, n कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, फॉर दैट a पावर n इज इक्वल टू दिस. अगेन 3x3 मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट गिवन है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, n प्लस a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम a के लिए a स्क्वायर फाइंड करें, a क्यूब फाइंड करें, तो अपन को एक पैटर्न पता लगेगा ताकि अपन a पावर n को लिख सकें इन टर्म्स ऑफ n, और उसके बाद फिर हम कंपेयर करके ट्राई करते हैं n a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने की, तो वहाँ से अपन को n प्लस a प्लस b की वैल्यू मिलेगी. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर लिखते हैं. सो a स्क्वायर लिखने के लिए 1 a 0 1 b 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 a 0 1 b 0 0 1. सो इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर 1 0 0 यानी 1 1 यानी कि a प्लस 0 दैट मीन्स 2a, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस ए बी प्लस a प्लस ए बी प्लस a दैट मीन्स 2a प्लस ए बी. ये अपन को मिल रहा है थर्ड एलिमेंट a प्लस ए बी प्लस ए. नाउ इधर से 0 0 0 अगेन 0, यहाँ पे ये आई थिंक 3 ये 3 एलिमेंट अपन को 0 0 0 मिलने वाले. यहाँ से आ जाएगा 0 1 0 दैट मीन्स 1, ये भी 1 ही मिलने वाला है वापस, तो 0 b b दैट मीन्स 2b, और यहाँ से 0 0 0 अगेन 0, यहाँ से भी 0 मिल जाएगा वापस से 0, यहाँ आ जाएगा 0 0 1, यहाँ पे 1. तो अभी अपन ने a स्क्वायर फाइंड किया सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो इसमें अपन को ये जो डायगोनल और उसका नीचे वाला पार्ट है वो एज इट इज़ मिल रहा है.
1 1 1 जो डायगोनल एलिमेंट थे वो एज इट इज़ चल रहे हैं 1 1 1, यहाँ पे भी अपन को नज़र आ रहा है एज इट इज़ 1 1 1। बिलो दिस डायगोनल ये जो 3 एलिमेंट है वो भी सेम है एज इट इज़, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नज़र आ गया। तो ये पैटर्न तो अपन को पता है कि ये डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट अब सेम ही रहने वाले हैं, चाहे आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो। अब आपको जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो इस ट्राइंगल के ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स चाहिए खाली, 1 2 3। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली 3 एलिमेंट कैलकुलेट करने, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें ये सब पहले से पता है। और वो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे बाय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि a पावर n ऑलरेडी गिवन है जिसमें डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी सेम दिए हुए हैं। सो अब अगर अपन को मान लो a क्यूब लिखना है, ठीक है, तो a क्यूब लिखने के लिए हम ये तो लिखते ही हैं a स्क्वायर 1 2a प्लस ए बी, क्योंकि अपन को पैटर्न ढूंढना पड़ेगा किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये आ गया। तो फिलहाल एक पैटर्न तो हमें नज़र आ रहा है कि जो 1 2 पोजीशन पे है वो कैसे मिल रहा है, a में 1a था, a स्क्वायर में 2a आया, तो सिमिलरली a क्यूब में 3a आने वाला है ना। सिमिलरली यहाँ b था, स्क्वायर में 2b आया, तो a क्यूब में 3b आने वाला है। तो ये पैटर्न भी आपको इजीली मिल जाएगा। अब आपका काम है ये पैटर्न पता लगाना, 2a प्लस ए बी यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे a खाली था, यहाँ पे 2a प्लस ए बी आया। अभी देखते हैं a क्यूब में क्या मिलता है, 0 0 1, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय a मीन्स 1 a 0 1 b 0 0 1। सो जितना अपन को पैटर्न पहले से पता है वो तो हम लिख ही देते हैं, 1 0 0 1 1 0 0। और जैसे अपन ने बोला है आपको अगर चेक करेंगे तो ये एलिमेंट 3a मिलने वाला है, देख सकते हैं यहाँ अपन को सेकंड एलिमेंट चाहिए। सो ये अपन को मिल जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से a प्लस 2a प्लस 0, दैट मीन्स 3a, जैसा कि अपन ने बोला था ये 3a आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 3b आ जाएगा, so we can directly write this element as 3b। now the last 1 3 element 1 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट करते हैं बाय फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम। सो इट इज a प्लस 2ab प्लस 2a। नाउ 2a प्लस a इज 3a, सो यहाँ पे 3a आ गया। नाउ सो दिस इज a प्लस 2ab प्लस 2a प्लस ab, सो दिस इज 3ab, साथ में 3ab भी मिल रहा है। सो ये आपके एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो पैटर्न जो बन रहा है वो अपन को क्लियरली यहाँ तक तो नज़र आ ही रहा है। यहाँ पे आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। a पावर 1 में यहाँ पे खाली a है, a स्क्वायर में 2a प्लस ए बी आया, और उसके बाद 3a प्लस 3a भी आया, दैट मीन्स a देन 2a देन 3a यहाँ पे भी चल रहा है, तो a पावर n में n a चलेगा। उसके बाद अब थोड़ा ट्राई करें तो यहाँ उसके साथ ए बी वाली टर्म नहीं थी स्टार्टिंग में, a पावर 1 में a भी नहीं था, तो अब उसके बाद मिल रहा है अपन को ए बी के साथ कोफिशिएंट 1, यहाँ पे मिल रहा है ए बी के साथ 3। सो थोड़ा सा अगर अपन ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिलेगा, और वो पैटर्न क्या है हम यहाँ पे लिख देते हैं। a पावर n में यहाँ तो सब एज इट इज चल रहा है, ये n a आ जाएगा जैसा कि अपन को पता है, ये n b आ जाएगा, और यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है a 2a 3a, यानी कि a पावर n में n a तो आ ही जाएगा, प्लस में ये आपका पैटर्न बनेगा 1 स्टार्टिंग में ए बी के साथ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 ए बी के साथ। देख सकते हैं अगर आप n की जगह क्या रख रहे हैं 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ ए बी वाली टर्म नहीं मिल रही है। n की जगह आप 2 रखें तो 2 के लिए आपको ये टर्म मिल रहा है क्या, तो 2a तो मिल ही रहा है, यहाँ पे 2 रखा तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 2 बाई 2 1 1 ए बी ये मिल गया। n की जगह 3 रखें तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6 6 बाई 2 3, तो 3a भी मिल रहा है। तो कंप्लीट है, पैटर्न अपना पूरा कंप्लीट है। यहाँ से आपको ये मैट्रिक्स ये मिल रही है, ठीक। और नाउ ये हो गया a पावर n, पैटर्न को देख के अपन ने लिखा। इसमें जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है वो है 1 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसका पैटर्न ढूंढना। थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो अपन को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नाउ अब अपन को बस क्या करना है, इन 3 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। So we are getting n a equal to 48, n b equal to 96, and this element n a plus n square minus n upon 2 into a b is equal to 2160, ये आपको मिल रहा है। और इसको आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। यहाँ से आप n को एलिमिनेट कर सकते हो, n b अपॉन n a करके। हम देखते हैं यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए किया, 96 अपॉन 48 इज 2, सो ये b इक्वल टू 2a मिल गया, एक तो आपको यहाँ से मिल गया।
दूसरा आप क्या करो, यहाँ से एन ए कॉमन लेते हैं अपन इसमें से, पूरे में से। सो एन ए के बाद ये बचेगा 1 प्लस ये बचेगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बी इक्वल टू में है 2160। इसको आप क्या करो, एन ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से एन ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 48, अंदर अपन क्या कर रहे हैं 1 प्लस एन बी की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, एन बी मीन्स 96 माइनस बी, यहाँ से बी की वैल्यू अपन को मिल जाएगी 2160, तो ये मिलेगा 1 प्लस 96 माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 48 से ये कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 45 आई थिंक, 2160 अपॉन 48 दैट मीन्स 24 से आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 90/2 दैट मीन्स 45 सही है। सो ये मिलेगा 45 माइनस 1 44, 44 इंटू 2 88, 96 माइनस 88 इज 8, so b is coming out to be 8. Now if b is 8, so n will be equal to 12 from here, n is 12. Now if n is 12, a will be equal to 4. So these are the values of n, a, b by comparing these three numbers. So n 12, b 8, a 4, तो हमें फाइंड करना था यहाँ पे वैल्यू ऑफ n प्लस a प्लस b. So n plus a plus b will be equal to 24. So 24 is the final answer. This is the final answer. Okay. So next question number 13 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एक सेट है A which contains odd natural numbers from 1 to 99 and again one more set is given B. इसमें 2 से लेके 100 तक जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं अपन को। अगेन 50 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स A एंड B। नाउ करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस अपन को काउंट करने हैं डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B सच दैट f of 3 is greater than f of 9 greater than f of 15 and so on। इस तरह से पैटर्न गिवन है अप टू f of 99। सो अब क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A और B में दोनों में इक्वल है, सो वी नो अगर अपन को टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस काउंट करने होते तो व्हाट वुड बी द आंसर 50 फैक्टोरियल। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 50, सो 50 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। बट क्योंकि साथ में अपन को कुछ कंडीशन गिवन है, क्योंकि जब दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो हमें सिंपली एक एलिमेंट को एक के साथ अरेंज करना होता है। सो 50 का 50 के साथ अरेंजमेंट 50 फैक्टोरियल हो जाता है। बट क्योंकि जिस तरह से कुछ कंडीशन गिवन है 3, 9, 15, 6 के गैप में आगे चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है और ऑर्डर फिक्स है, इनकी वैल्यूज़ का ऑर्डर फिक्स है। सो ऑर्डर फिक्स है तो हम क्या करते हैं, एक तो इसमें जो सीक्वेंस बन रही है 6 के गैप के साथ 3, 9, 15 अप टू 99, इसमें हम क्या करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ terms in the sequence 3, 9, 15 and so on. So 3, 9, 15 let's say कि इस सीक्वेंस में जो कि हमें एक AP नज़र आ रही है, इस सीक्वेंस में n टर्म्स हैं। तो इसके लिए हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करें a plus n minus 1 into d. So from here we will get the value of n as 17। देखें मिलता है कि नहीं, 17 minus 1 16 into 6 96 plus 3 99। So n that means number of terms in this sequence is 17। तो अब हमें क्या बोला गया है कि ये जो 17 एलिमेंट्स हैं डोमेन में 3, 9, 15 से लेके 99, इनका ऑर्डर फिक्स है। इनको जो अपन वैल्यू देंगे सेट B में से वो ऑर्डर फिक्स है। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले से पता है कि एक को एक के साथ मैप करना है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A और B में। तो सिंपली हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जो कि विदाउट कंडीशन तो होते हैं n फैक्टोरियल यानी कि 50 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम A to B विदाउट कंडीशन होते हैं 50 फैक्टोरियल। बट क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो डोमेन में उनका ऑर्डर फिक्स है, तो हमें सिंपली क्या करना है, उन 17 एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फिक्स है उनके लिए अपन को एक एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फ्रॉम सेट B। और क्योंकि उनका ऑर्डर फिक्स है तो अपन क्या करेंगे, लीस्ट जो एलिमेंट होगा को डोमेन का उसको अपन 3 को दे देंगे, 3 के साथ मैप कर देंगे। जो उससे आगे वाला बड़ा एलिमेंट होगा, जस्ट आगे वाला जो हमने सेलेक्ट किया होगा, उसको अपन 9 को दे देंगे,
9 के साथ मैप कर देंगे एंड सो ऑन चलता रहेगा। जो सबसे लास्ट जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा आउट ऑफ दो 17 एलिमेंट्स दैट विल सेलेक्ट फ्रॉम सेट बी, उसको अपन 99 के साथ मैप कर देंगे क्योंकि उनका ऑर्डर फिक्स है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 50 एलिमेंट्स जो सेट बी के हैं उसमें से हम 17 एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं सिंपली। तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज होते हैं 50 सी 17। ये जो 17 एलिमेंट्स सेलेक्ट हुए, ये 17 एलिमेंट्स एज इट इज़ 3, 9, 15 से लेकर 99 तक ये जो 17 एलिमेंट्स है डोमेन के, इनके साथ एक एक मैप हो जाएगा। और क्योंकि ऑर्डर फिक्स है तो ये एलिमेंट भी फिक्स हो जाएंगे कौन सा एलिमेंट किसके साथ जाने वाला है मैपिंग में। लीस्ट एलिमेंट 3 के साथ, नेक्स्ट 9 के साथ, नेक्स्ट 15 के साथ एंड द लास्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल बी मैप्ड विथ 99। नाउ बचा गया, ये तो हो गए मैपिंग कंप्लीट इन 17 एलिमेंट्स की। नाउ 33 एलिमेंट्स बचे हुए हैं सेट ए में और 33 एलिमेंट्स बचे हुए हैं सेट बी में, सबको एक एक के साथ मैप करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 33 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देना। 33 एलिमेंट्स ऑफ ए, 33 एलिमेंट्स ऑफ बी पे, बी के साथ मैपिंग में जाएंगे तो मैपिंग हो जाएगी 33 फैक्टोरियल। इसको अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 50C 17 को आप लिख सकते हो NCR इक्वल टू NCN-R करके 50C 33 multiplied by 33 factorial. Now this is equal to NCR into R factorial, that is equal to NPR, जो कि ऑप्शन में अपन को नजर आ रहा है 50P33, that is the first option. Okay.